नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 पर बात करेंगे और आज हम इसमें आप शुरू करते हैं वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था क्या थी? ऋग्वेद के 10वें व अंतिम मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यदि कोई आपसे पूछता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति किस मंडल में बताई गई, तो आप बताएंगे 10वें व अंतिम मंडल। चाहे आप 10वां मंडल का हो या आप अंतिम मंडल का हो, एक ही बात है, उसमें बताया गया है। ऋग्वेदिक काल में पुरुष मुख्य रूप से 2 जातियों या 2 वर्गों में विभाजित थे। एक वर्ग था आर्य वर्ग और एक वर्ग था अनार्य वर्ग। 2 वर्ग थे, इन्हीं की चर्चा की जाती है। जो वर्ग शक्ति संपन्न होते थे उन्हें आर्य वर्ग कहा गया है और जो वर्ग शक्ति संपन्न नहीं होते थे उन्हें अनार्य वर्ग कहा गया है। शक्ति संपन्न वर्ग में सभी उच्च वर्गों के उच्च जातियों के लोग आते थे और जो अनार्य वर्ग था उसमें सभी नीची जातियों के लोग आते थे, जिनको हम दास भी कहते हैं, दास्यु भी कहा गया है, आसुर भी इनको कहा गया है और अनाथ भी कहा गया है। इनको ये शक्तिहीन थे, इसलिए इन्हें अनार्य वर्ग कहा गया या शक्तिविहीन भाई इन्हें कहा गया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि समय का परिवार कैसा था। इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जहाँ पिता का शासन हो, सारे कार्य पिता के द्वारा करवाए जाएं, पिता के दिशा निर्देश पर सारे कार्य हों, उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। इससे पहले हम जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, वहाँ जब क्या था, वहाँ शासन मातृ सत्तात्मक था, वहाँ माता की चलती थी। परंतु क्या था, स्त्रियों को मातृ रूप में पर्याप्त महत्व दिया जाता था। जो स्त्रियां थीं सिर्फ उन्हें माता के रूप में ही दर्जा दिया जाता था। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मुखिया होता था। जिस तरीके से आज भी हमारे घर में कुछ परिवारों में ऐसा होता है, जो सबसे व्यक्ति बुजुर्ग होता है वही घर का मुखिया होता है। इस समय भी ऐसा प्रचलन था, जिसे गृहपत या कुलप भी कहा जाता था। इसका पद क्रमशः वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब होता है वंश के अनुसार था। जैसे कि पहले दादा हुए, उसके बाद दादा का लड़का बेटा, बेटा के बाद पोता, इस प्रकार से यह व्यवस्था चलती थी। पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता था। कोई भी पुत्री अपने पिता की संपत्ति में से कुछ भी हिस्सा नहीं ले सकती थी। परंतु क्या था, इस काल में महिलाएं या स्त्रियां अपने पति के साथ अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। जो भी हवन यज्ञ होते थे उसमें महिलाएं भाग ले सकती थीं। इस समय और भी क्या था, पुत्र और पुत्रियों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। दोनों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होती थी। पुत्र और पुत्री शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते थे। इस समय नारियों को इस समय राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। इस समय जो नारियां थीं वो भी राजनीति में भाग ले सकती थी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस काल में लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। भेड़ और बकरी का मांस प्रयोग किया जाता था। इसमें भेड़ और बकरी का मांस बहुत ज़्यादा खाया जाता था। जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी उसमें भी मांस प्रयोग किया जाता था और इस समय भी मांस का बहुत मात्रा में सेवन किया जाता था। परंतु फिर भी शाकाहारी भोजन चलता था, उसका भी प्रयोग होता था अधिक मात्रा में। इस काल में सुरापान निंदित था। सुरापान का मतलब होता है शराब। शराब की इस समय निंदा की जाती थी। परंतु
यह निषिद्धित नहीं था। निषिद्धित नहीं था का मतलब है आप शराब ना पियो, ऐसा नहीं था, आप पी सकते थे लेकिन उसकी लोग आलोचना करते थे। सूरा देवताओं को भी अर्पित किया जाता था, देवताओं को भी दिया जाता था कि देवता भी सूरा को पी लें। सूरा या सोम रस का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। आप इसको भी याद रखें कि जो सूरा और सोमरस बोला जाता है उसका किस मंडल में वर्णन किया गया, तो आप बताएंगे 10वें मंडल में किया गया है। इस काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे। कौन कौन से 3 प्रकार थे? नंबर 1 था नेवी। नेवी क्या था? नेवी जो थे वो कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र नेवी कहलाते थे। नंबर 2 था वासस। वासस क्या था? कमर के ऊपर पहनने वाले वस्त्र वासस कहलाते थे। नंबर 3 अधिवास। अधिवास होता है पूरे शरीर में पर पहनने वाला व्यक्ति या पहनने वाला वस्त्र या ढकने वाला वस्त्र अधिवास कहलाता था। इस काल में पुरुष पगड़ी भी धारण करता था जिसे उफड़ीस कहा जाता था। इसको आप याद रखें, क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में कि पगड़ी को वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे उफड़ीस कहा जाता था। इस काल में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे, आभूषण प्रिय थे। सिंधु सभ्यता काल में भी पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे, इस समय भी पहना जाता था। इस काल में गोद लेने की प्रथा विद्यमान थी। गोद लेने का मतलब होता है किसी के भी बेटा या बेटी को, पुत्र या पुत्री को आप गोद ले सकते हो, उसे आप अपने पास रखते हो, ये प्रथा विद्यमान थी। इस काल में दास प्रथा भी विद्यमान थी, यानी ये लोग दासों को भी रखते थे। इस काल में नेव प्रथा भी विद्यमान थी। नेव का मतलब होता है जिस समय आजकल आप देखते होंगे शादी ब्याहों में जो नेग दिया जाता है उसे नेव बोलते हैं, वह प्रथा इस समय भी विद्यमान थी। इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी। दहेज प्रथा आज भी चल रही है और उस समय भी विद्यमान थी, चलती थी। इस काल के लोगों में बहुत ऊंचे दर्जे की नैतिकता विद्यमान थी। ऊंचे दर्जे का मतलब है कि उस समय के जो लोग थे यदि रास्ते में जा रहे हैं, उन्हें कोई भी ईंट या पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ मिला है तो उसे वो हटा देते थे, जिससे किसी आने वाले व्यक्ति को खतरा ना हो या नुकसान ना पहुंचे। आज के हमारे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हम और आप होते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, यदि कोई ईंटा या पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है हम उसे उठाते नहीं हैं या वहाँ से हटाते नहीं हैं, बल्कि सीधे निकल जाते हैं। लेकिन इस समय क्या लोग थे, ये लोग ऐसा करते थे, कोई भी ईंटा पत्थर रास्ते में मिलता है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है तो ये लोग उसके हटा देते थे। इस समय विधवा विवाह भी प्रचलन में था। यदि कोई स्त्री विधवा हो चुकी है तो उसका दोबारा विवाह हो सकता था। इस काल में बाल विवाह नहीं होते थे। बच्चों के विवाह जो कर दिए जाते हैं बचपन में इस समय नहीं होते थे, ये एक अच्छी बात थी समय की। इस काल में एक विवाह की प्रथा का प्रचलन था, सिर्फ एक ही विवाह कर सकते थे, यह प्रचलन था। ऋग्वेद में अग्निदेव को अतिथि की संज्ञा दी गई है। अतिथि का मतलब होता है, आप जानते हैं कि अतिथि को मेहमान कहते हैं, उसकी संज्ञा दी गई है अग्निदेव को, क्योंकि इस काल में अतिथि सत्कार को महत्वपूर्ण माना जाता था। सत्कार को महत्वपूर्ण माना जाता था। तो दोस्तों आज तक हम यही बात करते हैं और इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।